नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के संबंध में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पैरामीशियम का जो साधारण परिचय होता है, सिंपल इंट्रो होता है, वो क्या होता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं सेशन पर। तो साथियों, पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। और ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, शेप की बात करो तो शेप कैसा होता है? लाइक अ सोल ऑफ द शू। कैसा होता है? लाइक अ सोल ऑफ द शू, तभी इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल। ठीक है, अब अगर साइज की बात करो साथियों तो 50 to 30, ठीक है ना, 50 to 300 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। वैसे तो स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करता है। अब हैबिटाट की बात करो तो हैबिटाट क्या होगा? फ्रेश वाटर जो पॉन्ड होते हैं, डिचेज होती हैं, साधारण भाषा में इसको अगर हम लोग कह दें कि तालाब में रहता है, नहर में रहता है, या फिर कहते हैं पोखर में निवास करता है। ठीक है ना। अब ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, जैसे कि अभी हमने बोला था स्टार्ट में कि ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो आप इस लाइन को फॉलो करिए। क्या बोल रखा है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है और बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से, राइट। अब क्योंकि इसकी सरफेस पे सीलियास पाए जाते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं सीलेटेड प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। और यही रीजन होता है कि इसको एक ऐसे फाइलम में रखते हैं जिसको बोलते हैं सीलियोफोरा, राइट। अब साथियों, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलोफोरा है, क्लास सीलेट है, ऑर्डर क्या है? हाइमेनोस्टोमैटिडा। हाइमेनोस्टोमैटिडा इसका ऑर्डर हो गया। जीनस पैरामीशियम, और स्पेशली जिस स्पीशीज पे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? स्पीशीज कॉर्डेटम। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ऑर्डर से रिलेटेड बन सकता है, क्लास से रिलेटेड बन सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द पैरामीशियम, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो साथियों, यहां पर इस पेज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर पैरामीशियम का जो हैबिटाट है वो क्या होता है। तो जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही ये पैरामीशियम भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरीके से कैसा होता है? यूनिसेल्ड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब अगर ये कह दें कि न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता होगा, कैसा न्यूट्रिशन होता है? तो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक काइंड। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक, अब ये अपने उस वाटर रिजर्वायर में ईटिंग क्या करता होगा? तो स्पेशली जो ईटिंग होती है वो किसकी? बैक्टीरियाज की ईटिंग करेगा। ये स्मॉल यूनिसेल्ड एल्गी को न्यूट्रीट करेगा। ये कहते हैं कि अपना न्यूट्रिशन करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पैरामीशियम का ये हैबिटाट हो जाता है। अब साथियों, अगर आपसे कह दिया जाए कि कल्चर पैरामीशियम का कैसे करोगे, ठीक है, वैसे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पैरामीशियम को कल्चर करना होगा तो आप कैसे करोगे। तो तरीका ये होता है कि पैरामीशियम का कल्चर करने के लिए आपको एक जार लेना है। क्या लेना है? एक जार लेना है। और उस जार का जो माउथ है कैसा होना चाहिए? वाइड होना चाहिए। एक चौड़े मुंह वाला एक जार लेना है, और साथ में ग्लास कवर भी लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क क्या होता है आपको पैरामीशियम को कल्चर करने के लिए कि उस जार को पानी से भर देना है। पानी कहाँ का होना चाहिए? एक नेचुरल तालाब का, एक नेचुरल पॉन्ड का होना चाहिए, क्योंकि उसमें पैरामीशियम की प्रेजेंस होगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मीडियम उसका कैसा होना चाहिए? चौकी मीडियम होना चाहिए। ये बात आप समझ पा रहे नहीं पा रहे? ठीक है, और चौकी मीडियम जो होगा पैरामीशियम के उस एक्वाटिक हैबिटाट का जिसको हम बीकर में डाल रहे हैं, तो वो क्या है? उसमें डिफरेंट केमिकल कंटेंट होंगे, लाइक सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, ठीक है ना, और कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। तो इस तरीके से केमिकल्स होंगे, इसमें डिजोल्व होंगे। 1 लीटर बॉइल वाटर में आपको ऐसा कुछ कर लेना है। ठीक है, फिर से एक बार समझो आप। तो सबसे पहला वर्क क्या होगा कि आप बीकर ले लोगे, चौड़े मुंह वाला बीकर, उसमें पॉन्ड वाटर को भर दोगे, फिल कर दोगे,
और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वीकली क्या करना है, 7 to 12 ड्रॉप ऐड करनी है, 7 to 12 ड्रॉप ऐड करनी है स्लिम मिल्क की, ठीक है, वीकली ऐड करना है। और जो जार आपका होता है उसको सनलाइट से दूर रखना है। तो जब ये आप करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि उसमें बैक्टीरिया फ्लरिश कर जाएंगे, फ्लरिश का मतलब कि बैक्टीरियाज वहां पे ग्रो कर रहे होंगे और उन बैक्टीरिया से पैरामीशियम क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन करेगा। और जब न्यूट्रिशन करेगा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अपने मल्टीप्लिकेशन को बढ़ावा देगा पैरामीशियम, और इस तरीके से पैरामीशियम का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो साथियों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। क्या है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शेप पैरामीशियम का होता है स्लिपर लाइक, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे एरर आ गई है, कैसा होता है, स्लिपर लाइक होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लिपर एनिमल, ठीक। अब जो साइज की बात करो तो कुछ डिफरेंट स्पीशीज में पैरामीशियम का जो साइज वो वैरी करता है। जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन मोस्टली स्टडी होती है, 170 माइक्रोन लॉन्ग होता है। पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करो तो 120 से 250 माइक्रोन लॉन्ग होता है। पैरामीशियम ट्राइकीडियम की बात करो 60 माइक्रोन लॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये तो साइज की बात हो गई। अब इसके बाद क्या पैरामीशियम के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो पैरामीशियम एक तो डॉर्सल सरफेस होगी, दूसरी क्या होगी, वेंट्रल सरफेस होगी, ठीक है। तो बोल रखा है कि इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, वेंट्रल मतलब नीचे वाला जो पार्ट होगा उस पर क्या होगा, ओरल ग्रूव, एक डिप्रेशन सा होगा। और ये जो ओरल ग्रूव होता है, ठीक है, ये एक डीपली कोनिकल वेस्टिब्यूल में जाके खुल जाता है, राइट। और जो कहाँ पे मीट होगी, कहाँ पे खुलेगी, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोसोम भी बोलते हैं। तो इन लाइनों को हम आपको डायरेक्टली इमेज से भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। अब स्ट्रक्चर की बात तो चली रही है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात चली रही है, तो सरफेस पे क्या होंगे, सरफेस पे क्या होंगे, सीलियाज होंगे, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट क्वेश्चन जो आता है आपके यहाँ पे, कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है पैरामीशियम की वो क्या होती है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या पेल्किल होता है, या कुछ और होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पेल्किल इज अ लिविंग क्लियर फिल्म एट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पैरामीशियम, जो प्रोटेक्शन कवर करेगी। हाँ, पैरामीशियम के सरफेस पे सीलियास पाए जाएंगे, ठीक है। सिंगल जो होता है उसको सीलियम बोलते हैं, और मल्टीपल जो होता है प्लूरल नंबर सीलिया बोलते हैं। सीलिया कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो वर्क होता है साथियों वो क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करना। जैसे यहाँ पे कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई इंटायर सरफेस पे कवर है, ठीक है, और हर एक सीलिया कहाँ से निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है, बेसल बॉडी से निकल रहा है, ठीक है। और बेसल बॉडी होगी कहाँ पे, पेल्किल के जस्ट नीचे की तरफ होगी। देखो आप ध्यान से लाइन अप देखिएगा, द बेसल बॉडी इज लोकेटेड बिलो द पेल्किल। कहाँ पे है, पेल्किल के ठीक नीचे। और बेसल बॉडी कहाँ से राइज करेगा, तो एक स्ट्रक्चर होता है किसके, पेल्किल के पैरेलल, इसको बोलते हैं काइनेटोडिस्माटा। तो आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन सकता है कि सीलियास जो होता है वो एराइज कहाँ से होता है, तो आप बताओगे बेसल बॉडी से राइज होता है। कहाँ से राइज होता है, बेसल बॉडी से राइज होता है। और बेसल बॉडी कहाँ से राइज होता है, काइनेटोडिस्माटा से राइज होता है। तो दोनों वर्ड आप ध्यान में रखोगे, बेसल बॉडी एंड काइनेटोडिस्माटा। अब काइनेटोडिस्माटा का जो नंबर है वो एक प्लेस पे मोर से मोर होंगे, एट वन प्लेस मोर देन काइनेटोडिस्माटा आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एक प्लेस पे एक ही होगा, तो इनका नंबर जो है वेरी कर सकता है। तो ईच सीलियम इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहाँ से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 वाला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि पैरामीशियम में जो सीलियाज होते हैं उन सीलियाज का जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, वो 9+2 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात होगी पेल्किल की, ठीक है, सीलियास की बात होगी, और सीलिया कहाँ से राइज करते हैं, और सीलिया का जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है। अब चलते हैं पैरामीशियम के अंदर। तो ये बताया गया कि जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना, क्या होगा, साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म की जो जो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, क्या है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, वो डिफरेंशिएट हो रहा है 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स होंगे कौन से, एक तो आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म होगा, दूसरा कौन सा होगा, इनर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म होगा। तो 2 पार्ट हो गए, एक तो एक्टोप्लाज्म हो जाता है, दूसरा वाला क्या हो जाता है, एंडोप्लाज्म हो जाता है। तो ऐसा बताया गया कि एक्टोप्लाज्म होगा क्लियर होगा, कैसा होगा, क्लियर, साफ सुथरा सा होगा और बहुत ही नैरो होगा, पतला होगा, और लोकेशन कहाँ पे होगी, पेरिफेरल होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, अब क्या होता है कि रियल में जो एंडोप्लाज्म होगा, ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एक्टोप्लाज्म तो क्लियर है, नैरो है, पेरिफेरल है, एंड डेंस जोन इज कॉल्ड अ कॉर्टेक्स, एक्रोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, एक तो इंफ्रासिलरी सिस्टम होगा और ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, अब एंडोप्लाज्म की बात करो आप, तो ये ग्रैनुलर होगा, लार्ज होगा, सेंट्रल होगा, सेमी फ्लूइड होगा। अब इस जोन को बोलते हैं एक्टोप्लाज्म या फिर क्या बोलते हैं, मेडुला। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन बनता है, एक्टोप्लाज्म में और क्या बोल सकते हो, जो डेंस पार्ट होगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, एंडोप्लाज्म का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेडुला। तो इस मेडुला के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल पैरामेशियम के मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक है, लाइसोसोम है, ठीक है, और स्टोरेज जो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, ये हो सकता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में या कुछ बॉडीज के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 2 न्यूक्लियस होगा। अब एक बात और आपको बताते हैं, पेल्लिकल के पैरेलल कुछ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरामीशियम के केस में, और उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्या, ट्राइकोसिस्ट। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि साथियों ट्राइकोसिस्ट का वर्क क्या है। तो ट्राइकोसिस्ट का जो वर्क है वो क्या बताया गया, डिफेंस। पैरामीशियम को एक प्रॉपर डिफेंस देना वो किसका वर्क है, वो ट्राइकोसिस्ट का वर्क है। हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एंडोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल में से एक क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंडोप्लाज्म कंटेन 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये मोनोकैरियोटिक होता है या फिर डाइकैरियोटिक होता है। तो आप ध्यान में रखोगे कि पैरामीशियम जो होता है मोस्ट ऑफ द केस में कैसा होता है, विद 2 न्यूक्लियस वाला होता है, जिसको बोलते हैं वो डाइकैरियोटिक हो गया। तो एक न्यूक्लियस कैसा होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, कैसा होगा, माइक्रो न्यूक्लियस होगा, जो छोटा साइज में होगा, और एक कौन सा होगा, मैक्रो न्यूक्लियस होगा। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है, जिसको मेगा न्यूक्लियस बोल रहे हैं, वो कैसा है, लार्ज है, शेप कैसा है, बीन शेप्ड। लेकिन आपको बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है पैरामीशियम के केस में जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो आप याद रखोगे मैक्रो न्यूक्लियस, राइट। अब इस मैक्रो न्यूक्लियस का एक दूसरा नेम होता है, क्यों, क्योंकि ये वेजिटेटिव फंक्शन को ऑपरेट करता है, तो इसलिए बोल दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वहीं पे जो दूसरा वाला होगा जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है, ये छोटा होगा, इसका वर्क होगा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में शामिल होना। तो जब ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में शामिल है साथियों, तो उसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसको बोल सकते हो आप रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा, इतनी बात तो होगी न्यूक्लियस में। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे ऑर्गेनल की तरफ जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने कभी शायद पढ़ा तो है ही, भले ही आपके माइंड में ना हो, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है अकेले नहीं कर लेगा, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, सेंट्रल रिजर्वायर। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एक सेंट्रल रिजर्वायर की तरह से वर्क करेगा, और उसके चारों तरफ से क्या होते हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं। तो ये बातें आपको अभी हम लाइन से ही समझा रहे हैं। एंड में क्या होगा, आपको पैरामीशियम का इमेज दिखाई पड़ेगा, फिर से हम लोग एक समरी ले लेंगे, जिससे आपके सारे पॉइंट जो होंगे वो कैसे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स भी होंगी, और फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, जो भी पैरामीशियम ने अपना फूड इनगेस्ट किया है उस पर होगा। अब वेंट्रल सरफेस की बात करो, एक लार्ज ग्रूव होता है, इस बात को हम लोग पहले भी शायद फॉलो करके आए, जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। वे जो ओरल ग्रूव होता है ये अंदर खुलेगा एक कोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अभी जो वेस्टिब्यूल है एक नैरो स्ट्रक्चर से जाकर के
कनेक्टेड होगा जिसको बोलेंगे साइटोसोम। और साइटोसोम कहाँ से कनेक्टेड होगा? ओपन इनटू साइटोफेरिक्स। ठीक है ना, इतनी बातें आ गई समझ कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों जो पैरामीशियम है ये पैरामीशियम का इमेज, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जरा सा क्लियर करते हैं अपने सभी पॉइंट्स को। तो आप देखो पैरामीशियम का शेप कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? स्लीपर लाइक या शू सोल लाइक दिख रहा है, तभी इसको बोलते हैं स्लीपर एनिमल, राइट। अब इस पे सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? पैलिकल होती है। क्या होती है? पैलिकल, आउटर मोस्ट कवरिंग, इलास्टिक होगी और लिविंग नेचर वाली होगी। इस पर सीलियाज होंगे। अब देखो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया? क्या बोला गया? सीलिया बोला गया। तो सीलिया का फंक्शन आपको याद रखना है। अब ये सीलिया ऐसा नहीं कि केवल एक ही सरफेस में मिल रहे हैं, एक ही तरफ मिल रहे हैं, चारों तरफ से सीलियाज की प्रेजेंस मिल रही है। तो अब इसको एक टर्म आप दे सकते हो, दे सकते हो। क्या टर्म होगा? उस टर्म को बोलोगे होलोट्राइकस। क्या बोलोगे? होलोट्राइकस। क्या बोलोगे? होलोट्राइकस। मीन सीलियाज आर होलोट्राइकस इन केस ऑफ पैरामीशियम। ठीक। अभी जो सीलिया होता है वो कहां से निकलता है? बेसल बॉडी से निकलता है। इस बात को हम लोग पहले डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। कहां से निकलेगा? सपोज दैट कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और इस पॉइंट को बोल रखा है कि भाई वो क्या है? ये बेसल बॉडी है, ठीक है। क्या है? बेसल बॉडी है। ये यहाँ पे हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। बेसल बॉडी, सॉरी बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी से सीलिया राइज होगा, ठीक है। अच्छा, अब सीलिया में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया के अंदर क्या होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+2 का अरेंजमेंट होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई सीलिया की, पेल्किल की और सीलिया में पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात होगी। तो आप ये देखो कि नीचे की तरफ जो सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, तो वहाँ पे एक ओरल ग्रूव जैसा माउथ पाया जा रहा है। अब ये एक फनल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर चला गया, इसको क्या बोल दिया? साइटोसोम या फिर सेल माउथ बोल देते हैं। और इसकी जो एंडिंग है वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में हो गई। हाँ, अब इस इमेज से एक क्वेश्चन ध्यान में आया, वो क्या है कि जब फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हो गया तो वेस्ट किस एपर्चर से बाहर निकलेगा? किस एपर्चर से बाहर निकलेगा? तो उसको बोलेंगे साइटोप्रोक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्रोक्ट। ये यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। क्या बोलेंगे? साइटोप्रोक्ट बोलेंगे, जिसको एनल पोर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम लोग। न्यूक्लियस का नंबर कितना? 2। एक तो बड़ा वाला न्यूक्लियस है जिसको कह रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा वाला न्यूक्लियस है जिसको बोल रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना। वन स्मॉलर एंड अनदर लार्जर न्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव एक्टिविटी ऑफ द पैरामीशियम एंड माइक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द पैरामीशियम। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आप देखो एक तो सेंट्रल रिजर्वायर है और 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 to 10 6 to 8 ऐसा कुछ नंबर अभी हम लोग फॉलो करके आए हैं। ये क्या है? रेडिएटिंग कैनाल। तो इनका वर्क क्या होता है? तो इनका वर्क ये होता है रेडिएटिंग कैनाल का कि जो भी वाटर की ड्रॉप्स अंदर आएंगी उनका कलेक्शन करना, और कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अंदर इस सेंट्रल रिजर्वायर में डाल देना। जो बड़ा वाला सर्किल आपको दिख रहा है, इसके अंदर वाटर का स्टोरेज होता जाएगा, और जब वाटर का स्टोरेज होता जाएगा तो इस फेज को हम एक टर्म देते हैं और वो टर्म होता है डायस्टोल। क्या टर्म होता है? डायस्टोल। इस पे भी क्वेश्चन आता है। फिलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज डायस्टोल, ठीक है। अब एक ऐसी फेज आएगी कि जब इसकी लिमिट क्रॉस कर गई, तो अब तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर से फिल नहीं हो पाएगी। तो अब क्या होना है? अब वो अपने अंदर स्टोर्ड वाटर को फ्री कराएगी। तो जब फ्री कराएगी तो फिर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा हो गया? छोटा हो गया, स्मॉल में साइज हो गया, बस्ट हो गया कह सकते हैं हम लोग। तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल, ठीक है। क्या नेम होगा? सिस्टोल। तो फिर से आप जरा एक बार समझ लीजिए क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है उसमें एक सेंट्रल रिजर्वायर है। क्या है? सेंट्रल रिजर्वायर। उसके चारों तरफ से क्या लगे हुए हैं? रेडिएटिंग कैनाल लगी। तो रेडिएटिंग कैनाल क्या करती है? वाटर की ड्रॉप्स को सेंट्रल रिजर्वायर में फिल कर देती है।
तो जब ये फिल होता जा रहा है तो प्रोसेस क्या हो रहा है, डायस्टोल का। लेकिन एक लिमिट फेज होगी, लिमिट होने के बाद फिर क्या है, उसको वाटर को बाहर निकालना है। तो वाटर को बाहर निकालने के लिए इसमें क्या करेगा, बस्ट हो जाएगा, लीक हो जाएगा। उस फेज को क्या बोलेंगे, सिस्टोल। मतलब जब कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल स्मॉल साइज में हो गई वाटर को रिलीज करते हुए, तो बोल दिया सिस्टोल हो गया। सिस्टोल की वजह से कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल ने वाटर को बाहर क्या कर दिया, बाहर पोर्ड कर दिया। ये कह दिया कि जल के अणुओं को बाहर निष्कासित कर दिया। डायस्टोल में क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल फिल हो रहे होंगे। चलिए इतनी बात तो हो गई कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल पे। और 2 न्यूक्लियस की वजह से इसको बोल दिया डाइकैरियोटिक। अब ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं, तो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या हो गए, फूड वैक्यूल हो गए। अब फूड वैक्यूल क्योंकि फूड का स्टोरेज करता है, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये आपको हमने फिर से एक समराइज स्ट्रक्चर आपको समझा दिया पैरामीशियम का, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को समझा। और अंत में मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को देखते हुए कोई इशू आपको आता है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बात आपको फिर से ध्यान में ये रखनी है कि मेरी जो वीडियोस हैं अपने उन साथियों तक पहुंचाइए जिनको विशेष नीड है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो इस प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस बहुत ही खराब चल रही है, ठीक है ना। तो आपको दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है। आप जब दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प भी कौन करेगा, ईश्वर हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, कोई मैं चार्ज नहीं ले रहा। आपका फायदा हो जाए, आपके साथियों का फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, इससे आपका भी फायदा होता रहे, मेरा उत्साह बढ़ता रहे, मैं नए नए वीडियोस आपके टॉपिक से रिलेटेड बनाता रहूं। और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए और सफल होइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।